टूस की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज पर न्यूज एट 5। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आम आदमी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी गिराना चाहती है केजरीवाल सरकार। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी विधायक मदन लाल ने भी लगाए गंभीर आरोप, कहा मोदी के करीबी ने किया आधी रात को फोन, सीएम पद के लिए दिया 20 करोड़ का ऑफर। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी, कहा नरेंद्र मोदी ने उड़ाया गरीबों का मजाक। अजय माकन ने कहा माफी मांगे मोदी। और टोल वसूली को लेकर राज फिर भड़के, कहा 9 फरवरी को पुणे रैली में देंगे करारा जवाब। टोल आंदोलन का हो सकता है नया आगाज। अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार के सरकारी बंगले देवगिरी पर एक बैठक की गई, जिसमें सभी एनसीपी नेता मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राज्य की 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। इन 6 लोकसभा सीटों में बीड़, अहमदनगर, जलगांव, परभणी, शिरूर, रावरका की सीटें शामिल है। हालांकि जितेंद्र अहवाड़ इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो एनसीपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और सीटों पर फैसला होना है, इसको लेकर एनसीपी में बैठकों का दौर जारी है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है। इनमें बीड़, अहमदनगर, जलगांव, परभणी, ये तमाम सीटें शामिल हैं। हालांकि जितेंद्र अहवार ने इस बात से इंकार किया है, लेकिन फिर भी खबरें यही है और तस्वीरें यही बयां कर रही है कि एनसीपी के बीच सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल एनसीपी ये तय कर लेना चाहती है कि किन लोकसभा सीटों पर अगर वो अपने उम्मीदवार उतारे तो जीत की गारंटी उन्हें माना जाए। अब कांग्रेस और एनसीपी सीटों का बंटवारा किस तरह से करती है, किसे कितनी सीट मिलती है, इस पर फैसला तब होगा जब कांग्रेस और एनसीपी के तमाम बड़े नेता आपस में बैठक करेंगे। लेकिन फिलहाल एनसीपी अपने घर में इस पर मंथन कर रही है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार का नाम तय किया जाए, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जिन पर सही उम्मीदवार खड़ा करना न सिर्फ एनसीपी की मजबूरी है, बल्कि अगर वो अपना गढ़ बचाए रखना चाहती है तो ये उसके लिए बेहद जरूरी भी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष जब बैठक से निकले, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन तमाम सीटों पर कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि इनमें से किन सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार खड़े होंगे और किन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दावा ठोकेंगे। कांग्रेस एनसीपी भले ही महाराष्ट्र में एक गठबंधन सरकार चलाते हो, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर अक्सर यह देखा जाता है कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में काफी बहस होती है, काफी जिरह होती है और उसके बाद यह तय करना कि किसको क्या सीट दी जाएगी, कौन सी सीट दी जाएगी, यह हमेशा मुश्किल भरा फैसला होता है। तो सवाल यही है कि एनसीपी के खाते में इस बार कितनी सीटें आती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों के लिए चुनाव बेहद मुश्किल साबित होने जा रहा है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की चुनौती भी सिर पर खड़ी है। इसलिए बहुत नापतोल कर दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर फैसला करना चाहती है। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब शरद पवार इस सिलसिले में एक मीटिंग कर बाहर निकले। और एनसीपी के बाद बात मनसे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीति शुरू कर दी है। पहले तो वसूले जा रहे टोल टैक्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और अब राज ठाकरे ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
राज का कहना है कि मोदी समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं, लेकिन जब वो मुंबई आते हैं या महाराष्ट्र आते हैं तो मराठियों का जिक्र करना भूल जाते हैं। साथ ही राज ठाकरे ने मोदी पर इस बात पर भी निशाना साधा कि वो गुजरात के विकास की बात करते हैं लेकिन दूसरे राज्यों का जिक्र नहीं करते, जबकि महाराष्ट्र में भी काफी विकास हुआ है। इसके अलावा मोदी के किसी भी भाषण में बाला साहब ठाकरे का नाम ना आने से भी राज ठाकरे नाराज दिखाई दिए और उनका कहना था कि दरअसल मोदी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में आकर मराठियों के हितों की बात करनी चाहिए। ये वही राज ठाकरे हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के मुरीद माने जाते थे, लेकिन वक्त का तगाजा कहें या फिर चुनाव बेहद करीब होने का नतीजा कि राज ठाकरे मोदी पर निशाना साधने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कहा दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की इस बीच टोल के मुद्दे को लेकर भी महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी मन से लगातार टोल के मुद्दे को भुनाने में लगी है। ऐसे में एनसीपी नेता जितेंद्र अहवार ने राज के इस पैतरे को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। आइए जानते हैं लेमन न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा जितेंद्र अहवार ने। इस वक्त हमारे साथ है राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष जितेंद्र आवाड़। जबकि शरद पवार साहब की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है, ऐसे में आवाड़ के पास क्या जानकारी है जानते थे। आवाड़ साहब, जहां तक बात है इस बैठक की, एक तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी में जिस तरह से बेबनाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, क्या ये बैठक जो है कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगी? बिल्कुल कामयाबी की सीढ़ियां चल रही है और पवार साहब का जो विचारधारा है, उनका कार्य करने का जो पद्धति रही है, उसमें कार्यकर्ताओं से बात करना, कार्यकर्ताओं से निर्णय की अपेक्षा करना, ये हमेशा उन्होंने ध्यान देकर किया है। और वही माध्यम से सभी नेताओं से बात करके उनके मन में क्या, किसी नेता को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे पूछा ही नहीं गया था। हर नेता को ये लगना चाहिए कि मुझे पूछ के ही निर्णय लिया गया है और राष्ट्रवादी उसमें विश्वास रखती है। क्या मोदी जो है सांप्रदायिक तत्वों का भूत है और ये जो भूत राष्ट्रवादी पर बैठा हुआ है, इसको उतारने में हम सांप्रदायिक के कोई भूत से डरते नहीं और ना सांप्रदायिक शक्तियों के सामने हमने कभी सर झुकाया है। हम धर्मनिरपेक्ष के मुद्दे पे लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है राज ठाकरे जो है व्यवस्था से भारी हो रहा है और सरकार जो है आपकी उसको काबू में राज ठाकरे भारी नहीं हुआ है। मीडिया में अगर चेहरा दिखाना है तो ये सब कुछ करना पड़ता है और आप 9 तारीख को सिर्फ राज ठाकरे को ही दिखाएंगे, वो उसको भी मालूम है। तो उनको मालूम है तो वो ऐसी बात करते हैं। आप 9 तारीख को उनको दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, आप एक बार मेरे को बता दो। उनको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? आप बताइए मुझे। जिसके पास जिम्मेदार पत्रकार है, उस पत्रकार के नाते आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या कहती है। ये है जितेंद्र आवाड़। अक्सर मीडिया को कटघरे में खड़ा करना ये उनका स्वभाव है और उसी तरह से उन्होंने फिर एक बार राज ठाकरे विवाद को लेकर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं राजेश कोचरेकर, मुंबई से। सियासत को लेकर महाराष्ट्र में मची महाभारत के बाद बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम।
कहाँ जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। दिल्ली में इन दिनों सियासत गर्मा रही है। आम आदमी नेता मदन लाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी नेता मदन लाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। मदन लाल ने कहा कि मोदी के करीबी ने उनको फोन कर एक ऑफर दिया और कहा कि अगर वो समर्थन वापस लेते हैं या पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 34 मिनट पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उसे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो मेरे एक एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक्य था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जान का था, जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। मेरे ये पूछने पर भी कितने दिन, उससे मुझे आगे ऑफर दिया कि इसके अलावा हम आपको 20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख से कहा नहीं 20 करोड़। उससे कहा जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे और आपको 20। जब मैंने कहा 20 मेरे लिए तो सीएम के लिए 20, तो उससे कहा उसके बारे में हम फिर और ज्यादा सोचेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस मीडिया प्रमुख अजय माकन ने कहा कि मोदी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है गुजरात में और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कि हम लोगों को इन स्कीम्स के अंदर जो लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग किस्म के अभावों को सोशो इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा या दूसरे और क्राइटेरिया के द्वारा उन लोगों को, लाभार्थियों को चिन्हित करने का कार्य होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमने छोड़ा है। उसमें हमने ये कहा है कि हाउस होल्ड डेफिशिएंसी, सोशल डेफिशिएंसी डेप्रीविएशन, हाउस होल्ड डेप्रीविएशन और इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल डेप्रीविएशन, ये 3 अलग अलग डेप्रीविएशंस और डेफिशिएंसीज के सहारे के ऊपर आपको एंटाइटल कौन है उसकी लिस्ट बनानी है, जो एंटाइटलमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट एक बनानी है, और तीसरा जो लोग इन दोनों में नहीं आते हैं उनको अलग अलग मार्किंग सिस्टम के ऊपर आपने 3 अलग अलग डेप्रीविएशन या डेफिशिएंसी या अभाव के तहत आपने उन सब लोगों को चुनना है, चिन्हित करना है। तो जब इस प्रकार की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन सब लोगों को जब दी गई हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन का 16 दिसंबर 2013 को उसका सर्कुलर लेकर के आना एक गरीब लोगों के साथ में मजाक है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए और गरीब लोगों के साथ में जो उन्होंने मजाक किया है उसके लिए हम उनसे मांग करते हैं कि वो माफी मांगे अपने गुजरात की जनता से, गुजरात की गरीब जनता से और देश की गरीब जनता से।
कांग्रेस के विज्ञापन कट्टर सोच नहीं युवा जोश में दिखाई देने वाली गोवा एनएसयूआई की अध्यक्ष हसीबा अमीर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया है। हसीबा के विज्ञापन के बाद सोशल साइट्स पर उनके खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई थी। हसीबा पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो गोवा में 300 करोड़ के पीडब्ल्यूडी घोटाले में शामिल रही हैं। हसीबा पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो इस मामले में जेल भी जा चुकी हैं। हालांकि हसीबा ने इन आरोपों से साफ इंकार किया है। हसीबा का कहना है कि ये आरोप मनगढ़ंत हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हसीबा पिछले कुछ दिनों से राजनीति में तेजी से सक्रिय हैं। तरुण तेजपाल प्रकरण के दौरान पीड़िता का नाम उजागर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ गोवा क्राइम ब्रांच में हसीबा ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। हसीबा कांग्रेस के नए विज्ञापन कट्टर सोच नहीं युवा जोश का चेहरा है। हालांकि अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इंकार करते हुए हसीबा ने कहा कि उनका इन घोटालों से कोई लेना देना नहीं है। मैं हसीबा अमीर, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीर, राहुल गांधी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी 11 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में लोगों के बीच जहर फैलाने का काम कर रही है। वहीं इसके साथ ही सपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी में बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। क्या कुछ कहा मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना गौरव गान करना चाहिए, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए। इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया। देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए थे। हिंदुस्तान के कोने कोने में
मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने यह अपना मन बना लिया है कि विगत 10 वर्षों से कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने जैसा यहां पर शासन किया है, तो अब यह जनता संदेश देना चाहती है कि ऐ कांग्रेस की सरकार वालों, छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह खाली करो। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित किताब नरेंद्रायण के विमोचन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के साथ बोरीवली विधायक गोपाल शेट्टी, पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक और कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं शामिल थे। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चरित्र पर आधारित बुक का लॉन्च आज बीजेपी के उपाध्यक्ष ने किया है। हमारे साथ मौजूद है अब्बास नकवी जी, हम उनसे जानते हैं। सर, आज आपने नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर आधारित बुक का लॉन्च किया। ये बुक कितने भाषाओं में लॉन्च हुई? ये 4 भाषाओं में अभी हुई है और भाषाओं में भी होगी। और निश्चित तौर से आज जिस तरह से कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति है, उस क्रांति में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और ये बुक उस क्रांति में जो लोग शामिल होंगे उनको बहुत सी उपयोगी जानकारी देगी। साथ ही बात की जाए सर, जिस तरह से कांग्रेस अपने भाषण में आज सोनिया गांधी ने कहा है नरेंद्र मोदी को एक तरह से आड़े हाथ लिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने उस पर बहुत हमारी चेतावनी है कांग्रेस पार्टी को। अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह की असभ्य, इस तरह की अमर्यादित, इस तरह की अलोकतांत्रिक भाषा लगातार जारी रखेगी तो हमारे कार्यकर्ता उसका मुंह तोड़ जाएगा। सर, आप आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 महीना पूरा हो गया और उनके जो वादे थे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उसको लेकर किस तरह के सवाल, और उन्होंने एक भ्रष्ट जो राजनेताओं की लिस्ट जारी की जिसमें नितिन गडकरी जी का भी नाम है। बिल्कुल गलत है वो। और वो अगर उन्होंने ईमानदारी और बेईमानी के सर्टिफिकेट की दुकान खोल रखी है तो ऐसी दुकान पर बहुत जल्दी ताला लगेगा। धन्यवाद। ये थे जो वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के, उन्होंने अब्बास नकवी जी, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी को भी चेतावनी दिया कि जिस तरह से वो मोदी को लेकर तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत गलत होगा। कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंडिंग के मामले में जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक फंडिंग मामले में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है। केजरीवाल पर बाहर के एनजीओ से पैसा लेने का आरोप है। शिंदे ने ये बात सोलापुर में वकील संगठन के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक समारोह में कही। जाहीरपणाने सांगितलेलं आहे, ते आरोप करत असतातच नेहमी। मी त्यांना सांगितलेलं आहे की आता त्यांची हे ते स्वतः विसरतात की हायकोर्टाने त्यांच्यावर जी केस आहे त्याची FCRA मध्ये चौकशी करायला सांगितली। 3 रिमाइंडर पाठवलं तरी अजून ते उत्तर देत नाहीयेत, म्हणजे आणि लोकांना सांगतात की करप्ट आहे म्हणून। मग हे काय समजायचं? आणि जो पैसा तुम्हाला NGO ला दिलेला आहे, तुम्ही राजकारणाकरता वापरलेला आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं पाहिजे ना। नवी मुंबई के वाशी घाड़ी पुल से प्रेमी जोड़े ने छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन मछुआरों ने दोनों की जान बचा ली। प्रेमी युगल को नवी मुंबई के महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों को यह डर था कि उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ होंगे। इसके चलते दोनों ने पुल से छलांग लगाई। 11 बजे कूदे हैं हम एक जाली डाल के, मैं रोटी खा रहा था उधर ओड़ी बांध के। हाँ, तो देखा कि ये दोनों डूब रहे हैं उसमें। अच्छा। एक डूब गई थी वो लेडीज। अच्छा। और ये लड़का खाली मुंडी दिख रहा था। अच्छा। तो पहले लड़के को पकड़ के खींच के नाव में डाला। अच्छा। और उसके बाद में इसका बाहर पकड़ के इसे मुंडी ऊपर टांग के, तब नाव एक हाथ से चला के थोड़ा, हम बोला उधर पत्थर में साइड में करेंगे, तो टावर के नीचे में वो पत्थर दिख रहा था, तो वो नाव ऐसा घूम गई। अब ज्यादा लोड हो गया, तब उसके बाद में इसका बार पकड़ के थोड़ा दूर खींचे, तब उस लड़के से मैं बोला इसका टांग पकड़, और टांग पकड़ फिर पलटी मारे, तो मेरी होड़ी पूरा डूब गई, उसमें पूरा पानी भर गया। अच्छा, कैसा भी करके ये साइड में लाया, वैसे ला के तब इधर साइड में किया, तो साहेब लोग सब आए। इस बीच नवी मुंबई में भी एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इनका उपचार नवी मुंबई के कालमबोली के MGM अस्पताल में किया जा रहा है। घटना उस वक्त घटी जब एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो एक वाहन को टक्कर मारते हुए 5 राहगीरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग बेंगलोर के थे और पुणे जा रहे थे।
नवी मुंबई बेलापुर कोर्ट ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसमें नवी मुंबई के कमिश्नर रह चुके जावेद अहमद और नवी मुंबई के डीसीपी पुरुषोत्तम खाड़ और नवी मुंबई वाशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके साहिब सरदेसाई शामिल हैं। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लक्ष्मण काले पर भी मामला दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया। मैदान पे हड़ताल पे बैठी थी, उधर से पूरा करके 24 तारीख को घर में आई। 25 तारीख को पुलिस आई मेरे घर में, बोली चल तेरा एफआईआर करते हैं 21 के ऊपर। मेरे को लेके गए, फिर मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को ऐसा धक्का देके बोला उसको अरेस्ट करके लाया हूँ। मेरा कसूर ही नहीं। मैं उसको बोला मैं कल चिट्ठी देखो मेरी है बड़ा ऑफिसर की, मैं छोड़ के आई है भूख हड़ताल पे। मेरे को बोला ये कानून के खिलाफ है भाई, तो मैं आई वापस, तो मेरे को अंदर डाल दिया। देखिए, मेरी माताजी को उनकी दामाद और उनकी बेटी और उनके 3 नातू, मतलब मेरे जीजाजी, मेरी बहन और मेरे 3 भांजे, ये लोग धमकी दे रहे थे। इन्होंने हमको पूरा लूट लिया, 30 साल से 1.5 करोड़ देना है वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने बोला छोड़ दो। फिर हमने इनको लीगल नोटिस देकर वाशी टाइम्स में बाकायदा घर पर कॉपी भेजी है कि हम पूरा तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करते हैं, कानूनी लीगल नोटिस दिया है। उसके बाद में फिर 2010 से मेरी माँ को घर पर आके धमकी दे रहे हैं और बोलते हैं, बेशरम होकर बोलते हैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरा कोई फ्लैट लेके जाएगा, इसलिए हमको तुम्हारा सिग्नेचर दे दो, बैंक अकाउंट नंबर दे दो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी। ऐसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं अरविंद राजतोष। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ
उस आम आदमी की जो लगातार त्रस्त होता रहा है और उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि भारत जो है, मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, देश का कोई भी कोना है वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये मालवनी का इलाका है और जाहिर तौर पर यहाँ बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की अगर एक किरण देखी है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में। यही कारण है कि इन्होंने बाकी पार्टियों का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी को अपना चुना है। और जाहिर सी बात है, जब आम आदमी पार्टी से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं से उसके मन में कई सवाल भी होते हैं कि हमारा क्या होगा। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? हर्षा मुखर्जी। हर्षा जी, आपने क्या सोचकर ये टोपी पहनी? आम आदमी के सिवा और कोई पार्टी पूरा काम नहीं कर सकती है। कांग्रेस और बीजेपी काम विरासत में देकर जाती है, हम काम पूरा करने आए हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है। हम सभी को केजरीवाल जी पर बहुत विश्वास है। इस देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और उसको खात्मा करना पड़ेगा। और अभी ये हमारी जंग है, हम सबकी जंग है, ये आपकी जंग है। आप हमसे जुड़िए, आपके राज्य में आपको लाइए। आप इनसे कितने सहमत हैं और वाकई आपको लगता है कि आम आदमी कुछ कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। बिल्कुल एकदम के खिलाफ है। हाँ, कर पाएगा, क्योंकि आज दौर जो चला है दुनिया, ये इंडिया के कोने कोने में आम आदमी की गूंज गा रही है। आज मालोनी में इसकी पद यात्रा, इसके लिए प्रचार यात्रा है। और देखो एक ही दिन में कितने आदमी लोग निकले, क्योंकि बहुत ये रूलिंग पार्टी से बहुत त्रस्त हो गए, महंगाई से लेके तो सबसे लेके बस काला धन अपने पेट में डालना उनकी आदत पड़ी है। तो इसके लिए इनका विरोध कर रहे हैं। हम लोग मिटा रहे हैं उनको कि भाई केजरीवाल की जो थिंकिंग है वो हमको पसंद है, वो हम उससे जुड़ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जितेंद्र चौहान मेरा नाम है। ये एक्चुअली सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारा जो देश का भ्रष्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, पूरी व्यवस्था जो सड़ गई है, सरकारी सिस्टम जो सड़ा गला है, उसको बदलने की आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम बदले। आज तक की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें 99% लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और ये लोग देश को सिर्फ लूटने में लगे हैं। और पूरे देश पर कुछ ही हजार लोगों हैं जिनका पूरे देश के ऊपर सत्ता है। अब हम चाहते हैं इस पार्टी के माध्यम से, पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि अब जनता के हाथ में ताकत जाएगी, जनता इस देश की मालिक होगी और जनता इस देश पर शासन करेगी, न कि ये 1000 नेता इस देश पर शासन करेंगे। इनकी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उनके सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जो हमारे देश का पुराना सड़ा गला सिस्टम है, उसको बदलने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम बदले, पूरा व्यवस्था बदले। पूरा ये आंदोलन उसके लिए चल रहा है। हम लोग का ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह आंदोलन नहीं है, देश को बदलने का आंदोलन है। और उसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश बदले और इन भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्ट पार्टियों से, भ्रष्ट लोगों से, भ्रष्ट पूंजीपतियों से इस देश को मुक्ति मिले और इस देश पर इस आम आदमी का शासन हो। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी चुनाव उसी वक्त पर आएंगे जो पूरे देश में आएंगे। लोकसभा का चुनाव जो माहौल बनने लगा है, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाला है जी, तो कितना असर पड़ेगा बाकी पार्टियों पर? बाकी पार्टियों पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आज सारी आम जनता यहाँ पर सब सामने आ गई है। और ये यहाँ पर 94 से लेके अभी तक इतने पुराने झोपड़े हैं और अभी तक कांग्रेस, बीजेपी, सेना, मनसे किसी ने इन लोगों का ध्यान नहीं किया है। और आज ये लोग सब यहाँ सब लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? 20 साल से आपको फिक्र नहीं थी क्या? ये 20 साल पुराने झोपड़े देख लो, यहाँ पे नाली नहीं है, झोपड़े कैसे किस स्थिति में है, जनता कैसे कौन से हाल में रह रही है, किसी को आज तक कोई फिक्र नहीं थी। इन्होंने हमें सिर्फ कुव्यवस्था दी है, व्यवस्था नहीं दी है। जनता को सिर्फ तकलीफ दी है और ये खुद बने हैं और हमारा पैसा ले लेके बने हैं। जो हमारा टैक्स का पैसा है, अभी इन सबको हिसाब देना पड़ेगा कि कहाँ लेके गए हैं। हम सब सारा टैक्स का पैसा इन लोगों नेताओं से हम वसूल करेंगे। ये ना सोचे कि ये खा के बैठ गए, हम वसूल करेंगे इनसे। नेताओं से वसूल करने की बात हो रही है। आम आदमी नेताओं के पास से वो सारी चीज छीनेगा जो अब तक नेता इनसे छीनते आए हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मिसेस कैसरासी फसाटे। मिसेस कैसरासी फसाटे हूँ। मैं आम आदमी से जुड़ी हूँ। आम आदमी से जुड़ने का मतलब है क्योंकि मैं भी जिस तरह केजरीवाल जी एक आम आदमी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज वो दिल्ली के सीएम बनने के बाद भी आज वो उन आदमी को उनको इतनी सुविधा दी कि उन्होंने नकारी, क्योंकि एक आम आदमी की तकलीफ एक आदमी ही जानता है। आज हम इन सड़कों पे चल रहे हैं, इन टूटे फूटे रास्तों की हमने हालात देखी। यहाँ पर सिर्फ एक आदमी चल के एक आम आदमी की तकलीफ समझ सकता है। किसी नेता को कहिए कि इन दिनों में विदाउट इलेक्शन यहाँ पर आकर चल के दिखाए, इन गली झोपड़ों में रहकर दिखाए
दिखाए, मच्छरों से जो बीमारियां होती है उससे जूझ के दिखाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि केजरीवाल साहब जो दिल्ली में जीते हैं तो मगरूर जितने दरख्त थे सब हैरत में पड़ गए, मगरूर जितने दरख्त थे सब हैरत में पड़ गए, केजरीवाल की ऐसी चली हवा की जड़ से उखड़ गए। सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कई शक भी पैदा होता है कि यहाँ पर अवैध निर्माण का भी दौर है और वोट बैंक की राजनीति चल रही है कांग्रेस के द्वारा। आप इस मसले को कैसे देखते हैं और आप क्या सोचेंगे आगे? ये जो आप अवैध निर्माण कह रहे हैं, अवैध निर्माण नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो इतनी गरीबी है, तो गरीब लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बम्बई में आए हैं, तो उनको ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जो बाहर से आते हैं, गरीब जो तबका आता है, उसके लिए मकान मुहैया कराएं। और इस इलाके में आज के तारीख में कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं, इनको पीने के लिए पानी नहीं है, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे कम से कम 18 से 20 हज़ार वोटर रहते हैं। सरकार इनको वोट देने का अधिकार देती है, लेकिन इनको जो सुविधाएं देनी चाहिए उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। कोई भी पार्टी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, खाली उन्होंने ये वोट बैंक बना रखा है। और हम चाहते हैं कि इन लोगों का भला हो, जो बेचारे आज इनकी जो दयनीय परिस्थिति है हम उसको बदलना चाहते हैं, और इसीलिए हम इस इलाके में आए हैं। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर से इनका इस इलाके के ऐसी व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, इस एरिया का परिस्थिति ऐसी होगी कि ये पूरे देश में एक मिसाल होगी। अगर हम पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, यानी जनता में चुनकर आती है, तो हम जनता की उन सारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे जो उनका मूलभूत अधिकार है। स्वरूप, आपसे जानना चाहेंगे अभी किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि वोटर कार्ड मिल जाता है लोगों को, सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप इस सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं अगर पावर मिला तो? पावर हमारा जो मिलेगा वो हमारे समर्थन जो है तो पब्लिक से मिलेगा हम लोगों को। और आज की रैली का जो मकसद था हमारा कि हमको जागरूक करना था कि आम पार्टी दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आ चुकी है। और आज की रैली का मकसद हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और लोगों को समझ में आया कि मालोनी के अंदर केजरीवाल आ चुके हैं और आम पार्टी आ चुकी है। तो लोगों से एक मिलना जुलने का एक अभियान चालू था हमारा कि लोग अभी तक है ना ओपन नहीं हुए थे, टुकड़ों में पड़े थे आम पार्टी के साथ। तो एक जगह पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके हमने बताया है कि हमको किसी का डर नहीं है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये अभियान हमारा चालू है और ये चालू रहेगा हमारा केजरीवाल। बिल्कुल, पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमारे कैमरामैन रवि मिश्रा उन सारे चेहरों को एक बार जरूर से दिखाएं जो लगातार आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, ताकि आने वाले दिनों में समाज की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदल सके। इन चेहरों को आप जरा ध्यान से देखिए, इन्होंने ठान लिया है कि लगातार आने वाले समय में जो सरकार है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं से हम कुछ नयापन ले आए। और जाहिर सी बात है, जब आम आदमी की बात सामने आती है तो तकलीफ हो जाती है। कट करो। इंसान क्या है, मिट्टी कुम्हार की जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। पॉलिटिक्स में ऐसे कई अवसर आते हैं जब बड़ा हाथी भी गिर जाता है। आपको याद होगा कि एक बार लहर चली थी तो इंदिरा गांधी भी अमेठी से एक बार हार गई थी। और निश्चित रूप से इस बार भी पूरे देश का जो माहौल है चुनाव को लेकर, उसमें आम आदमी को लगता है कि आने वाले दिनों में कोई न कोई सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए, ये बताइए कि इस तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? मेरा नाम घनश्याम बिदावत का है और हम लोग आज इस लम्बे आए हैं ये सब प्रचार करने के लिए। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के द्वारा बनाई हुई आम आदमी के लिए है। आम आदमी पार्टी ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, ये सिस्टम का परिवर्तन करने के लिए आई है। जो भी पार्लियामेंट में जाता है वहाँ पे पूरा भारत के लिए, पूरा भारत देश के लिए जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो भी पुराने लोग जा रहे हैं, ये झोपड़पट्टी में सब गरीब लोग हैं, यहाँ रहते, इनका कुछ सुख सुविधा नहीं है, रहने की जगह नहीं है और प्रसाधन टॉयलेट वगैरह नहीं है, पानी का कुछ इनको बराबर मिलता नहीं। तो आपसे एक जानना चाहेंगे, ये जो इसमें अरविंद केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी, एक आम आदमी का नंबर, ये कौन सा नंबर है, किसका नंबर है? ये हमारा जो फोन नंबर लिखा हुआ हमारा मेन ऑफिस है अंधेरी में, हेल्पलाइन का, उसका नंबर दिया हुआ है। कोई भी आम आदमी वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। आप लोगों की हेल्प करेंगे ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन लोग कितना हेल्प करते हैं ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति में जो सबसे अहम होता है वो होता है मुद्दों की बात जब भी होती है कश्यप साहब, तो बहुत मायने रखते हैं कि बिजली और पानी की बात होती है। दिल्ली में सरकार बन गई आपकी, मुंबई में कौन से मुद्दे लेके आप आगे बढ़ेंगे?
देखिए, मुद्दा तो सेम है, आम पब्लिक की परेशानी। लोगों की अब तक वचन मिलता रहा है, काम नहीं मिला है, सुविधा नहीं मिला है। यही मुद्दा है कि हम सबको, सब आम आदमी को, ये आम आदमी की पार्टी है और हर आम आदमी पार्टी को जीविका की हर वो सुविधा मिलेगी जो मिलनी चाहिए, जो आज तक 50-60 सालों में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दे पाई। इसी लड़ाई को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे आई है। उनको ये नहीं है कि हम सत्ता में जाके बैठे, उनका ये सोच है कि देश में जो ये भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो कोई काम नहीं करते, पब्लिक को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, उसके खिलाफ लड़ना है। लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक कि इस देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटता। आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी, आम आदमी के सुख सुविधाओं के लिए लड़ती रहेगी, मरते दम तक लड़ेगी। ये जो भावना है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से ये फील हुआ है कि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके खिलाफ बोलना चाहिए। इस देश का जो पंत प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो एक सरदार है, लेकिन उस सरदार के बारे में अक्सर ये आरोप लगाया गया कि वो असरदार नहीं है। सरदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक सरदार जब असरदार नहीं होने का ठप्पा लगता है तो क्या लगता है? आप आम आदमी से जुड़े, क्या सोच के? बहुत बुरा लगता है जब एक आम इंसान, जब प्रधानमंत्री बना मनमोहन सिंह, हमें देश पे उम्मीद थी, जिन्होंने ग्रीन फील्ड को बचाया था, देश से ग्रीन फील्ड को आज़ाद किया था, मतलब जितनी भी हरी ज़मीनें थी इनको मुक्त किया था मनमोहन सिंह ने। इसलिए इस पे पूरा विश्वास था कि अपने देश में तरक्की लाएंगे, देश को उन्नति लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने चुप्पी तान ली है, जैसे गांधी का बंदर। वो ऐसा बंदर हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी उम्मीद है। लेकिन उन्हें जो चाबियां पीछे भरते हैं कि ये नेता बन के उनके काम ना करने देना, नेता बनाया है तो काम करने दो, आगे बढ़ने दो और देश के लिए सोचो। और एक मैं वो बात बोलना चाहता हूँ, देश में आप लोग बोलते हैं महंगाई है, महंगाई में आम आदमी भी इतने परेशान अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक के पास खर्चे हैं, हर एक चला रहे हैं। अगर वो जो पैसे ये लोग ब्लैक मनी अपने घरों में दबाए हैं, वो ब्लैक मनी जो स्विच बैंक में डाले हैं, अगर वो पैसे देश में लगाए होते अपना भी। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा सरदार जी, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाऊंगा आपके ऊपर। जब भी इस इलाके में जहाँ पर पिछड़ापन होता है, गरीबी होती है, वहाँ पर नेता तब आते हैं जब मौसम चुनाव का होता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है, मौसम चुनाव का ही है, तो आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा हो पाएगा या आपका मकसद वोट है? नहीं, हमारा मकसद वोट नहीं है। हमारा मकसद है ये जो देश में जो गंदगी फैली है, जो भ्रष्टाचार फैला है, इन्हें साफ करना है और साफ करके देश को सिंगापुर बनाना है। ये इन्होंने पहले बोला था, आम आदमी पार्टी से बना के रहेगी, इसका सपना है। हर झोपड़ा, हर जमीन, हर गलियां साफ सुथरी होनी चाहिए। इनसे गंदगी, बीमारियां फैलती है, ये बीमारियां दूर होनी चाहिए। सबसे बीमारी इन लोग जो फैलाई है भ्रष्टाचार की, दूसरी फैलाई है गरीबों की। आपका जो जवाब है पूरा पॉलिटिकल हो गया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे? जवाब देना चाहूँगा इस बारे में। जो आपने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी पार्टी मौसम का फ़ायदा उठा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कई महीनों से यहाँ पे इस गरीब तबके में, इन लोगों में जुड़कर काम कर रही है। जब तक आपका ये इलेक्शन भी नहीं हुआ था दिल्ली वाला, और हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है। अगर आप लोग अंदर जाके अपना कैमरा लेके जाएंगे तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन लोगों के सर पे छत नहीं है, उनके बच्चों को पहनने को कपड़े नहीं है। वोट है उनके पास। वोट, हाँ वोट है, वोट के लिए सब आएंगे। सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए लोगों के हाथ में चमत्कार होता है, फिर बाद में वो नमस्कार करके निकल जाते हैं, टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। तो ये हमारी पार्टी का काम नहीं है। हमारी पार्टी एक आम आदमी पार्टी है। हम लोग लोगों से जुड़कर काम करेंगे, जमीन पे रह के काम करेंगे। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो दूर से आपको हाथ दिखाकर जाने वाले लोग नहीं हैं। हम हाथ से हाथ मिलाने वाले लोग हैं, आप लोगों के साथ में हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप लोग हमारा साथ दो, इस पार्टी को सहयोग करो और इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। जनता को रोड की अगर हम बात करें, राजनीतिक दल की बात करें, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। आपको लगता है कि जनता जिस तरह से रोटी चाहती है, नेता सिर्फ वोट चाहता है? नेता बिल्कुल वोट। यहाँ का क्या सिस्टम है, मैंने देखा इसके अंबुजवाड़ी के अंदर, यहाँ पे ये होता है कि लोग इलेक्शन के टाइम पे तो लीगल हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद इनलीगल हो जाते हैं। जब ये लोग जाते हैं एमएलए के पास, एमपी के पास, नगर सेवक के पास, सॉरी आपके नाम का कोई फंड ही नहीं है, आप तो इनलीगल हो। और जब ये वोट, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर आप लोग हम रोड भी बनाएंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, सब कुछ देंगे, और इलेक्शन के बाद इनलीगल हैं, सॉरी इनलीगल हैं।
एमएलए से मिलने को लिए तैयार नहीं होता। हमने यहाँ पे अभी से नहीं, हम पिछले 6-8 महीने से यहाँ पे घूम रहे हैं। हमने पब्लिक से इन सब लोगों से पूछा कि बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो बेचारे जिनके छत भी नहीं है, खाली टीन का घर है, बाकी उन लोगों के पास में छत भी नहीं है, कमाने का उनका कुछ नहीं जरिया नहीं है, कुछ भी नहीं। ये लोग उनको जिम्मेदार खाली उनका एहसास कराते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप गरीब हो, हम तुम्हारा हर चीज़ साथ देंगे। बाकी जब इलेक्शन जीतने के बाद उनसे मिलने के लिए इन लोगों को 1-1 महीना लग जाता है, और फिर साहब है नहीं, साहब सोए हुए हैं, साहब दिल्ली में हैं, साहब इधर गए, साहब उधर गए हुए हैं, सब ये चलता रहता है। बस खाली आम आदमी पार्टी जब इधर आई है तो इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी इन लोगों को जो भी इनकी समस्या पूरी करके दिखाएगी। ये खाली बात बोलने की बात नहीं है, ये काम करके दिखाएंगे। जब लोगों ने ट्रस्ट किया है तो उस ट्रस्ट पे खरा उतर के आम आदमी पार्टी दिखाएगी, और दिल्ली में दिखा चुके हैं सब। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उन सारे नेताओं पर जो वादा करते हैं जनता से, क्योंकि फिर उनको आना पड़ेगा। आप यहाँ की समस्याओं के बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जमील अख्तर है और हम लोग आज 2005 से घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2004 में इलेक्शन वोट लेने के बाद जो कांग्रेस शासन ने कहा था, 2000 के मैनिफेस्टो तैयार किए थे उन्होंने कि 2000 के लोगों को हम लीगलाइज करेंगे, और वो सत्ता में आते ही हमारे बस्तियों को उजाड़ दिया उन्होंने। जब हम लोगों ने उस समय से आज तक आंदोलन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे बस्ती में आज भी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ये घरों को बचा के रखा है। यहाँ के एमएलए या एमपी जब भी हमारे घरों पे नोटिस लगती है तो हमें उनके लिए लापता का बोर्ड लगाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में हमने लापता का उनके लिए कंप्लेंट डाला हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं, एमपी एमएलए? जो कांग्रेस के एमपी एमएलए हो या बीजेपी के हो। नाम बताइए उनका। आज हम लोगों ने असलम शेख जो एमएलए हैं यहाँ के, और संजय निरुपम जो यहाँ के एमपी हैं, हमारे 2012 28 मई को हमारे यहाँ नोटिस लगी थी। हमारे 200 लोग सबसे पहले आमदार के घर पे गए थे, वो लापता हो गए। उसके बाद 200 से 250 लोग एमपी के घर पे गए थे, वहाँ वो लापता हो गए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 6 दिन बैठे, 6 दिन तक वो लापता रहे, और उसी तरह से हम लोगों ने वो लापता का एक एप्लीकेशन डाला जब पुलिस स्टेशन में। ये जनता का आरोप है सीधा असलम शेख साहब और संजय निरुपम जी। हम आपका भी पक्ष रखना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ताकि जो हमारी पारदर्शिता करने की जो बात है, पारदर्शिता दिखाने की बात है, उस पर दर्शकों को लगे कि वाकई लेमन न्यूज की जो ये जो खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज है, उसके जरिए सच से हमेशा सबका सामना पड़ा है। हमारे साथ जी बोलिए। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे घरों को जब बचाने आएंगे तो हमारे ऊपर केस लग जाएगा, तो फिर इलेक्शन के टाइम में उनके ऊपर केस क्यों नहीं लगता? ये सवाल हमारा सबसे बड़ा है। दूसरी बात ये है कि ये सत्ता में आने के बाद वो चीजें भूल जाते हैं जो लोगों को देने होते हैं। यहाँ गली गली से वाकिफ है, और ये बस्ती 20 साल पुरानी है। 20 साल से लोग इस तरह से जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे 5 से 4 एमएलए एमपी नगर सेवक चुने गए, लेकिन आज तक उनको यह नजर नहीं आया। इलेक्शन के समय हाथ जोड़ के आते हैं और लोगों को कहते हैं 5 साल और, 5 साल और, करते करते 65 साल हो गए और लोग वहीं मर रहे हैं। आज 65 साल हो गए। अभी क्या क्या असुविधाएं हैं आपको? सुविधा क्या क्या चाहिए आपको? हमें यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे पास न बिजली है, न पानी है, न शौचालय की जगह है। आज बंबई जैसे शहरों में जो कहा जाता है ये देश की आर्थिक राजधानी है और देश का विकास कर रहे हैं, बंबई से सबसे ज्यादा उन्हें टैक्स जाता है, और बंबई में हजारों महिलाएं आज खुले में शौचालय जाती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें तो खुद ब खुद अपनी हुकूमत छोड़ करके भागनी चाहिए। ये हमारा उनको ये कहना है। हम लोग 10-10 दिन तक वहाँ बैठते हैं। हम लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में वाकई तकदीर बदलेगी यहाँ के लोगों की? देखिए, मेरा नाम नजरुद्दीन अंसारी है। मैं तकरीबन 14 साल से अंबुजवाड़ी में रहता हूँ। यहाँ अब से पहले जितने भी नेता आए पॉलिटिक्स में वोट मांगने, या एमपी हुए या एमएलए हुए, किसी ने भी जो है ना अपने वादे को पूरा नहीं किया। हर आदमी जो है ना अपने वक्त पे आके ये कहता है कि हम आपको जो है ना लाइट मुहैया कराएंगे, लेडीज़ों के लिए संडास बनवाएंगे, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, और बच्चों के लिए स्कूल, है ना। लेकिन आज तक जो है ना वक्त पूरा हो जाता है, एक नेता का जो है ना वक्त पूरा हो जाता है, लेकिन वो उस काम को जो है ना पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है ना आज हम जो यहाँ के आवाम है वो इस आम पार्टी से जो है ना हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी वादे किए हैं, जिस नेता ने भी, किसी ने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया है। इसलिए जो ना हम आज आम आदमी के जो ऊपर के जो लीडरान हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि इसका जो आम नाम है, आम पार्टी का जो नाम है, केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, वो बोल रहे हैं कि इनको कोई अनुभव नहीं है और मान हानि का दावा करेंगे। तो उस तरह से जब माहौल बनता है तो कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जो है ना जब उभर के ऊपर आती है तो उसके ऊपर अपोजिट की जो पार्टी होती है ना वो उसके ऊपर इल्जाम जरूर लगाती है। जैसे अब से पहले जो ना बहुत से नेताओं ने चारा घोटाले में, है ना, उसके बाद में जो ना हवाला कांड, उसके बाद में जो ना रेल घोटाला, तो जो भी पार्टी उभर के ऊपर आती है तो उसके ऊपर जो ना इल्जाम जरूर लगाए जाते हैं।
लेकिन मिस्टर केजरीवाल जो है ना, वो जो ना अपने आप को इन जो ना जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनसे जो ना अपने आप को बरी रखें, और वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि जो आवाम उनके साथ में है उनसे जो ना उनको मायूसी हो, और आगे आंदे चल के जो ना वो अपने काम को जो ना मजबूती से और आवाम की जो ना खुशी के लिए और खुशनुदी के लिए जो ना काम करती रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स है जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था और चुनाव में विजय पाई थी। अभी कांग्रेस का उन्होंने समर्थन लिया, फिर भी कांग्रेस के खिलाफ वो बात करते हैं, तो इस कार्यकर्ता पर क्या असर पड़ता है? कांग्रेस का उन्होंने समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस की मजबूरी थी कि उन्हें समर्थन देवे, ये ऐलान है। पहली बात तो ये है, नहीं तो कांग्रेस वाले कभी समर्थन नहीं देते अगर उनके पास ऐसा कोई विकल्प होता। पहली बात तो ये सभी लोग साफ कर ले। दूसरी बात, कांग्रेस ने ही कहा है कि वहां पे क्या नाम है उसका, जंतर मंतर पे बैठ करके कोई बिल नहीं बनते, कोई कानून नहीं बनते, तो हम आ रहे हैं अब संसद भवन में वही कानून बनाएंगे कि कैसे नगर राज बिल चाहिए हमें। यहाँ लोगों के लिए जो लोग फैसला करें, कोई 5 स्टार होटल में बैठ के यहाँ लोगों का विकास नहीं होगा, ये लोग फैसला करेंगे हमारा विकास कैसे होना है। वो नगर राज बिल केजरीवाल को भी लानी होगी। अगर कांग्रेस या केजरीवाल नहीं लाएगी तो हमारे लिए आजाद मैदान भी खुला है, हमारे लिए वो दिल्ली की वो भी खुली है, और हम जो है आंदोलन के नेतृत्व में, जो हमारे साथ आंदोलन के नेतृत्व में आंदोलन के मार्ग पे चलेगा, लोगों का काम करेगा। कुल मिलाकर आप जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं बिल्कुल। हमारे ये जीतने की जो बात है, जीतने की जो भावना है वो किसमें नहीं है, लेकिन 65 सालों तक जो आदमी हारता आया है, चाहे वो रोटी का मसला हो, घर का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, मसलाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सपने दिखाने के बाद जब लोग भूल जाते हैं जनता को तो बहुत मायूसी होती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप नेताओं की बातों पर कितना यकीन करती हैं? टोपी पहनना क्यों पहना आपने? ये इन पे हमको भरोसा है करके हमने टोपी पहना, और हम लोग इनकलाब वाले हैं इसलिए हम इस पे भरोसा किया है। और हम बोलना चाहते हैं, जब ये खाली था, जब जंगल था, जब वो नेता कहाँ गए थे, क्या किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, और जब वो सब भर गया, सब कर लिया, तभी आए यहाँ पर सब नेता, हम तुमको घर देंगे, मकान देंगे, हमको हमारे पास पुरावा पूछते, कहीं भी कुछ भी पूछने जाओ पुरावा पूछते, पुरावा कहीं के लिए पूछते, हमारे हमको आज यहाँ से निकाल के बाहर फेंकने की बात करते। दादा लोग आते कब्जा करते, जमीन कब्जा करते, घर से निकाल के बाहर खड़ा करते, हम लोग को तो हमारा झोपड़ियां तोड़ देते, बार बार आते तोड़ के चले जाते, और वो अभी भी गुंडे लोगों को भेज के तोड़वा रहे। उसके साथ पुलिस भी साथ में आती है, कई दिन से ये भी चालू है हमारे इधर। पुलिस आते तोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं हम तोड़ देंगे, यहाँ तुम लोग का ये मार्केट के एरिया पूरा साफ करेंगे, हमको चाहिए, नेता को चाहिए। आज आने वाले चुनाव के बाद आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस देश में? प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए, बस वही है। हमको उन पे भरोसा है, और हमको अपने ताई पे भी भरोसा है, हमारे लिए वही सब कुछ है। तो जनता की जब भावनाएं होती हैं तो जनता किसी को कहीं भी भेज सकती है, चाहे वो नगर सेवक हो, एमएलए हो और या फिर एमपी हो, तो जनता की बदौलत ही नेता सत्ता का सुख भोगता है। आप युवा हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आरिफ शाह। आरिफ, आप बहुत सारी समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह का रास्ता निकलना चाहिए? जैसे कि अभी एक नए अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सत्ते में आके सबको हिला दिया है, वो एक जिस तरह से बाहर उभर के आए हैं, उन्होंने जो पूरी हर जो भी पार्टीज है सबको हिला दिया, तो इस जल के जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जो आम आदमी है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम न्यू यंगर्स उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर आए हैं हम। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सारे लोगों को कि आप जो वोट देते हो उस पर रहो। आपको पता नहीं है कि आपके कितने सारे वोट जाए जाते हैं। बोकस वोट के जरिए वो लोग इलेक्शन जीतते हैं, और ऐसी कई सारी गैर कानूनी चीज़ों के जरिए वो लोग इस पर कब्जा करते हैं। वोट्स, आपके वोट्स काफ़ी वेस्ट जाते हैं। आप अपने वोट्स पे रहिए और आप पार्टी को आगे लेके आइए। और मैं खास करके यंगर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी यूथ बनाइए और आगे बढ़िए। और मेरी बात ये नहीं कि आप सिर्फ आपको आगे बढ़ाइए, आप अपनी पार्टी को, वो पार्टी जो काम करे उसको आगे बढ़ाइए। हम बाहर निकले हैं काम आगे करने के लिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, हमें जीत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि काफ़ी सारे पॉलिटिक्स गेम्स होते हैं, केजरीवाल जो सीएम बने हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे कि वो काम नहीं करते हैं। जो इसके पहले जो पार्टी रह चुकी है उन्होंने अपना काम बराबर किया नहीं है। इतने सारे घोटाले हुए, कोल घोटाले हुए, जब उनको लगा कि हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने केजरीवाल को सीएम बिठा दिया और सारे इल्ज़ाम सीएम पर डाल दिए कि आप अपना काम बराबर नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत लंबी बातें हो सकती है, लेकिन
आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी नाम है अभी इसका। आपका मकसद क्या है? आप कार्यकर्ता ही रहेंगे या फिर मिनिस्टर बनना चाहेंगे? मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा और पूरे देश को बदल दूंगा। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश का प्रेसिडेंट है, शपथ लेने के बाद वो आज तक कहीं नहीं दिखे, वो सिर्फ बैठे हुए अपने भवन में। ये क्या होता है? बाहर निकलो, अपने देश को देखो। हमारे जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्होंने कितना काम किया था। डॉक्टर आजाद, उन्होंने घर घर में आके लोगों को शिक्षा दी, उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़े काम किए। अगर आप प्रेसिडेंट हो, आप बाहर निकल के अपने देश को देखो। आप सिर्फ दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे घूमते हो। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने गाड़ियों के लिए, अपने आने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हो। अरे लोगों के लिए सड़कें तो बनाओ पहले, उसके बाद में कुछ करो। जब लोग चलेंगे तब आप चलोगे ना, जब लोग के लिए सड़कें होंगी तब देश आगे बढ़ गया ना। आप लोग अपने घर में बैठे हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? देश में तरक्की की बातें बहुत होती है, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि अभी भी बहुत सारी समस्याएं आज भी पहले की तरह है। निश्चित रूप से सरकार को या फिर प्रशासन को देखना होगा कि आम आदमी की जो भावनाएं हैं उसको कब तक वो समझने में कुछ कामयाबी पा सकती है। आप बहुत संक्षेप में बताइए पूरी समस्या क्या है और क्या रास्ता होना चाहिए। मेरा नाम मकसूद आलम है। मैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से काम करते हैं। हमारी ये बस्ती 17 फरवरी 1994 से यहाँ पे है। जब भी सत्ता यहाँ पे कांग्रेस की थी, समाज कल्याण मंत्री यहाँ के रामदास अठौले जी थे और नगर विकास मंत्री उस वक्त अरुण गुजराती जी थे। हाँ, ये लोगों ने यहाँ पर क्या वो किया था। आज हमारे यहाँ कोई सुविधा आपको लगता है कि आम आदमी की सरकार बनेगी तो आपका सपना पूरा होगा? सर, आम आदमी के अंदर वो खासियत है जो आज तक नेताओं ने हिंदू मुस्लिम का जो भावना बना करके वो किया था, आज आम आदमी के अंदर नहीं है। उस पे हमें भरोसा है कि हम आम आदमी बनकर अपने देश को बचाने का काम करेंगे। और आम आदमी को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है ताकि उनकी जो सरकार है तो इनके सपने पूरे हो सके। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप फोन करें, हम आपके बनेंगे, आपके पास आएंगे और आपकी बनेंगे आवाज़। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे यानी अमृत दास को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, ये नजरों से बच नहीं सकता। कहाँ छिपे हैं देश के दुश्मन, कहाँ से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहाँ जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, ये नजरों से बच नहीं सकता। कहाँ छिपे हैं देश के दुश्मन, कहाँ से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहाँ
कहाँ जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा माँ अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया और अगले 30 साल में ये शहर पूरे देश के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगा। इस दौरान देश में आजादी का इंकलाब शुरू हो चुका था। बम्बई प्रेसिडेंसी का ये सबसे बड़ा शहर आजादी की लड़ाई का मरकज बन गया। आजादी के बाद 1947 में मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गया। 1955 में जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया, तब बम्बई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में तकसीम कर दिया गया। मुंबई को एक ऑटोनॉमस स्टेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों नाराज चल रहे हैं। कभी राज्य में वसूले जा रहे टोल के खिलाफ आंदोलन, तो कभी मोदी पर बयानबाजी। आखिर क्या चाहते हैं राज? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर राज अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने में लगे हुए हैं, या फिर वाकई राज को अब महाराष्ट्र और मराठी जनता की याद आ गई है? नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के आंदोलन के बारे में। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में राजनीति करते नजर आ रहे हैं। पहले तो वसूले जा रहे टोल के खिलाफ आंदोलन, और अब राज ने सीधे सीधे मोदी पर निशाना साधा है। राज का कहना है कि मोदी समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं, लेकिन मराठियों की बात नहीं करते। साथ ही राज ने यह भी कहा कि मोदी जब मुंबई आते हैं तो सिर्फ गुजरात के विकास की बात करते हैं। राज ने कहा कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार है, इसलिए उन्हें न सिर्फ गुजरात की बल्कि देश की बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, राज ने इन दिनों एक और मुद्दे को लेकर खबरों में बने हुए हैं। राज ने इन दिनों टोल के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
राज ने मोदी से ये भी सवाल करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का नाम क्यों नहीं लेते। राज ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने 9 फरवरी के पुणे दौरे के दौरान राज्य सरकार को करारा जवाब देंगे। तो फिलहाल जिस तरह से टोल मुद्दे को लेकर राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे का पुणे में 9 फरवरी को एक दौरा है, एक रैली है, सभा को संबोधित करेंगे और उन्होंने साफ राज्य सरकार को और साथ ही साथ पुणे में जिस तरह से उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया है उसके बारे में भी उन्होंने साफ ये कहा है कि 9 तारीख को 9 फरवरी को जब वो पुणे में सभा करेंगे वहां पर सीधे सीधे सभी का जवाब देंगे। तो सीधे सीधे राज ठाकरे इन दिनों काफी गरमाए हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और 26 जनवरी की यदि बात की जाए तो 26 जनवरी को एक कार्यक्रम में मौजूद राज ठाकरे ने सीधे सीधे टोल का मुद्दा जो कि काफी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था उसे गरमा दिया, उसे हवा दे दी और अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि कोई भी टोल नहीं भरेगा। जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र भर में कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ की गई और कई जो है वो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद राज ठाकरे पर पुणे के 2 पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, जिसके लिए वो पुणे भी जाकर आए हुए थे। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं राज ठाकरे 9 फरवरी का, जब वो पुणे पहुंचेंगे और पुणे में अपने भाषण में अपने सभा को संबोधित करते हुए वो साफ साफ सभी का जवाब देंगे। राज्य सरकार जिस तरह से जो सवाल पूछ रही है उसके भी जवाब राज ठाकरे देंगे। चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे की कि आखिरकार राज ठाकरे पिछले कई दिनों से राज्य सरकार और साथ ही साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है उससे नाराज चल रहे हैं। राज ठाकरे ने साफ तौर पर टोल को लेकर ये कहा है कि 9 फरवरी को जो वो सभा को जो है संबोधित करने वाले हैं पुणे में, वहां पर सभी बातों का जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि राज ठाकरे साफ तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को भी उन्होंने ये कह दिया है कि फिलहाल 9 फरवरी जो कि उनका सभा होने वाला है पुणे में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं पर टोल को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है उस पर अपना जवाब देंगे और साथ ही साथ जो भी चीजें चल रही है उस पर वो अपनी विशेष टिप्पणी जरूर करेंगे। इसके अलावा मोदी से नाराज दिखाई दिए राज ठाकरे। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि मोदी जब भी यहां पर आते हैं वो कभी भी बाला साहेब ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं। तो आखिर फिर एक बार नाराज हुए हैं। पुणे दौरे की सभा में जो है एक नया आगाज करेंगे राज ठाकरे। टोल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में राज ठाकरे है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे, राज ठाकरे साफ तौर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं कई लोगों को जो है वो घेर लिया है, चाहे बात की जाए राज्य सरकार की या फिर बात की जाए नरेंद्र मोदी की। हर जगह से हर किसी को घेरने की तैयारी में है राज ठाकरे। राजनीति का माहौल है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के। ऐसे में इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ में रहे हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है कि जब कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की महागर्जना जो एक बहुत बड़ी सभा मुंबई में हुई थी, वहां पर जब नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़े तो उन्होंने सभी दिग्गज नेताओं का नाम लिया, लेकिन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम उन्होंने नहीं लिया। इस वजह से कहीं ना कहीं शिवसैनिक नाराज थे उनसे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा राज ठाकरे ने पकड़ लिया ताकि वो जो मराठी मानुस है, जो महाराष्ट्र के मराठी मानुस है, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ये वजह है कि बार बार नरेंद्र मोदी को ही अपने सामने जो है विरोध में रखते हैं। इसका एक बड़ा बहुत ही कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त एक बहुत ही बड़े लीडर के रूप में उभरे हुए भारत में, और हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी ही पीएम बने, तो उनका नाम लेकर अपने भाषण में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सुर्खियां बटोरने के फिराक में जरूर राज ठाकरे रहते हैं। इसके अलावा पूना में जो है 9 तारीख को उनकी बहुत बड़ी महासभा होने वाली है, जहां पर कई तरह के मुद्दों पे भी बात होगी, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो टोल नाके का मुद्दा होगा, जिस पर अभी तक वो राजनीति करते आ रहे हैं। जी, इसके अलावा धर्मेंद्र एक चीज और जानना चाहेंगे कि यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की और राज ठाकरे की भी, नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को महाराष्ट्र में आए थे जब मुंबई में उनका जो दौरा था, उसके बाद 26 जनवरी को भी आए। आज ही के दिन आखिरकार राज ठाकरे को क्यों याद आई नरेंद्र मोदी के उस भाषण की और उस बयान की, क्योंकि काफी महीने गुजर चुके हैं और आखिरकार इतने महीने गुजरने के बाद आखिरकार अब क्यों याद आ रही है? देखिए, बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो, सेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के रोजाना आए दिन कभी ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए जा रहे हैं, ऐसा देखा ही जाता है। इसके अलावा महासभाएं ली जा रही हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है। इसके अलावा बैठक चलती है, ऐसा भी देखा जा रहा है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है, ऐसा भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं भी मनसे का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो सुप्रीमो राज ठाकरे हैं,